हेलो प्राइम दरबार आर्मी, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं लेकर आ चुकी हूँ एक सीरीज जिसका नाम है मंडाला मर्डर्स या फिर मंडल मर्डर्स, जो अभी रिसेंटली ये नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज हुई है। इस सीरीज के अंदर कुल मिलाकर 8 एपिसोड्स हैं और ये जो सीरीज है वो परफेक्टली ब्लेंड करती है मिस्ट्री, सुपरनैचुरल, हॉरर और साइकोलॉजिकल थ्रिलर एलिमेंट्स को। सीरीज काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर हमको एक मिथिकल एंटिटी भी देखने के लिए मिलेगी, साथ ही साथ अयस्थियों का कल्ट भी होगा। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और काफ़ी चिलिंग माहौल बना देती है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। और मैं इस सीरीज़ को 2 पार्ट्स में एक्सप्लेन करूँगी। आज की वीडियो में हम पहले 4 एपिसोड्स का एक्सप्लेनेशन देखेंगे और आने वाली वीडियो में बाकी के 4 एपिसोड को। आपको देखने में बहुत ही मज़ा आएगा। और हाँ, और एक चीज़, आज पहली बार मैं खुद अपनी वॉइस में वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको मेरा वॉइस ओवर कैसा लगा। और रिसेंटली मैंने एक्सप्लेन किया है बॉलीवुड हॉरर फिल्म निकिता रॉय को, काफ़ी बढ़िया मूवी है। अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर ज़रूर देखिए। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत होती है 1952 में चरणदासपुर नामक गांव से, और हम चिट्टी नाम की एक लेडी को मोक्ष नाम की एक लेडी से बात करते हुए देखते हैं। ये दोनों किसी सीक्रेट बंकर के अंदर थे, जहां पर मोक्ष को यस्त के बारे में बताया जा रहा था और ये कहना था कि आज उनका सपना पूरा हो जाएगा। चिट्टी ये कहती है कि हाँ, आज उनका 14 साल पुराना सपना पूरा होगा। 14 साल पुरानी कोशिश कामयाब हो जाएगी और आज वो यस्त बना लेंगे। और यस्त बनाने में काम आएगा उनका ये अयस्त यंत्र। और अगर आप ये सब बातें अभी नहीं समझ पा रहे होंगे तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये एक कल्ट है जिसके लोग होते हैं अयस्ती, जिनके पास जादू, माइथोलॉजिकल पावर्स और हायर इंटेलिजेंस होती है। पिछले 14 साल से वो लोग यस्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक ईविल गॉड है या फिर डीमन से रिलेटेड कोई एंटिटी है। बेसिकली हम अभी डिटेल में नहीं जानते कि अभी क्या हो रहा है, लेकिन इन शॉर्ट इसमें ये दिखाया गया है कि यस्त एक हायर बीइंग है। और बात करें कि यस्त यहाँ पर बनेगा कैसे, तो यहाँ पर ये इंसान होगा लेकिन अलग अलग लोगों के बॉडी पार्ट से बना हुआ। और आप ये भी सोच रहे होंगे कि अगर ये अलग अलग बॉडी पार्ट्स को मिलाकर इसे बनाया जाएगा तो इसके अंदर जान कैसे आएगी। तो अब सामने आता है अयस्थ यंत्र, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा एडवांस मशीन है। अयस्थ यंत्र के बारे में अभी हमें ज़्यादा नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि ये डिवाइस बहुत ही ज़्यादा शक्तियाँ कैरी करता है। और जिसे मैंने बताया, यस्त जो है वो अलग अलग इंसानों के बॉडी पार्ट्स को जोड़कर बनाया जाएगा। लेकिन वो चलेगा कैसे, तो उसके अंदर इंसानी खून ही डाला जाएगा। हाँ दोस्तों, और इंसानी खून से ही वो चलेगा, यानी कि इंसानी खून यस्त के लिए एक फ्यूल का काम करेगा। अब तभी हम इन अयस्थियों की महामहिम रुक्मणी को देखते हैं, जो यस्त बनाने की प्रक्रिया को शुरू करती है। और उस बॉडी की छाती पर एक जगह होती है जहाँ पर एक मणि या फिर हम बोल सकते हैं कि एक जैम को प्लेस किया जाता है। अब मशीन चालू होती है और हम उस डेड बॉडी के अंदर जान आते हुए देखते हैं, यानी कि यति यहाँ जिंदा हो रहा था। लेकिन तब तक होता ये है कि वहाँ पर गाँव वाले आ जाते हैं और इन सबको चुड़ैल या जादूगरनियां कहकर उन सब पे वार कर देते हैं। गांव वाले सब कुछ खत्म करने आए थे, जिनको अयस्थियां जो है वो रोकने लगते हैं। लेकिन अंदर ही कोई होता है जो यस्त को, यानी कि उसके शरीर को जला देता है, यानी कि प्रोसेस पूरी नहीं हो पाती है। अब रुक्मणी जो होती है वो ये देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है, पर वो क्या कुछ कर भी नहीं सकती। तभी चिट्टी उनसे कहती है कि उस यंत्र को और उस मणि को लेकर आप यहाँ से चली जाइए, और आज ये प्रोसेस रुक तो वैसे भी गया है, हम सालों बाद इसे पूरा कर लेंगे। क्योंकि अयस्thi यंत्र एनर्जी पर काम करता है और सालों बाद यस्त बनाने के लिए अयस्थियों को रुक्मणी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो महामहिम थी, उसको ही सारी चीजें मालूम। अब रुक्मणी और मोक्षा जो होती है वो यहाँ से यंत्र लेकर भाग जाती है और चिट्टी बंकर के अंदर अपने साथ साथ गांव वालों को भी ब्लास्ट के अंदर समाप्त कर देती है, जिनके साथ ही कहानी शिफ्ट होती है 2025 में। है अब तभी हम देखते हैं विक्रम सिंह को, जो कि अपने पिता विश्वनाथ के साथ सालों बाद अपने होम टाउन चरणदासपुर जा रहा था। अब विक्रम के बारे में थोड़ी बहुत बात करें तो वो दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट में काम करता था, लेकिन अभी वो सस्पेंड हो चुका था और उसकी लव इंटरेस्ट कविता अभी कोमा में थी, जिस वजह से वो काफी दुखी थी। अब ट्रेन के अंदर
उसे और उसके पिता को अभिषेक नाम का एक फोटोग्राफर मिलता है जो प्रेस में काम करता था, जिससे वो थोड़ी बहुत बातें करते थे। विक्रम यहाँ पर अभिषेक से उसके बारे में पूछता है कि वो चरणदासपुर में ही रहता है या वहां पर काम करता है। इसके जवाब में अभिषेक कहता है कि वो बस वहां पर काम के सिलसिले में आता जाता रहता है। विक्रम यहाँ पर अभिषेक का हाथ भी नोटिस करता है जहाँ पर उसका एक अंगूठा कटा हुआ था। अब थोड़ी देर के बाद विक्रम और विश्वनाथ घर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर आते ही दोनों दुखी हो जाते हैं क्योंकि उनका ट्रॉमा यहीं से जुड़ा हुआ था। तो असल में विश्वनाथ और उसकी वाइफ वसुधा अपने दोनों बच्चे विक्रम और पवन के साथ यहीं पर रहा करते थे। बचपन में एक बार दोनों बच्चे गाड़ी चलाने निकले जिसमें उनका एक्सीडेंट हो गया और पवन ने उसी एक्सीडेंट में अपनी जान गंवा दी। अब ये चीज क्या कम थी कि तुरंत बाद ही विश्वनाथ की बीवी भी अचानक से गायब हो गई और आज तक उसका कोई पता नहीं चला और ना ही उसकी कोई खबर आई। नाउ कमिंग बैक टू द प्रेजेंट टाइम, दोनों ही पिता और बेटा एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और जैसे जैसे खुश रहने की कोशिश करते हैं। खैर, अब हम अभिषेक को देखते हैं जो कि असल में यहाँ गांव के अंदर एक टास्क करने के लिए आया हुआ था और मैं आपको यहाँ पर पूरा मांझरा समझाती हूँ। तो यहाँ अनन्या भारद्वाज नाम की एक पॉलिटिकल पार्टी की कार्यकर्ता है जिसकी पकड़ काफी मजबूत है यहाँ पर। लेकिन दो भाई हैं जिनके नाम है सुजय और विजय यादव। वो भी पैसे और पहचान के दम पर पार्टी की टिकट लेना चाहते हैं। अब अनन्या जो है वो शादीशुदा है लेकिन वो डायरेक्टली उनसे लड़ नहीं सकती, तो यहाँ पर वो एक षड्यंत्र रचती है जिसके अंदर उसने अभिषेक को यहाँ भेजा है ताकि वो सुजय और विजय की पार्टी के सेक्रेटरी से मिलकर गाइड देते वक्त उनकी फोटोज ले ले जिनको अनन्या अपने फायदे के लिए यूज करेगी। अब अभिषेक जो होता है वो पिक्चर क्लिक कर देता है लेकिन सुजय और विजय उसको देख लेते हैं जिससे बचकर वो वहां से भागने लगता है। अगले दिन विक्रम अपने दोस्त प्रमोद से मिलता है जो कि किसी गांव के अंदर एक पुलिस ऑफिसर है और विक्रम के पिताजी विश्वनाथ जो होते हैं वो नदी में स्नान कर रहे होते हैं कि तभी एक खौफनाक मंजर तैरता हुआ उनके पास आ जाता है जिसमें अभिषेक की बॉडी होती है। लेकिन ये कोई आम बॉडी नहीं थी बल्कि उसका सिर कटा हुआ था और उसके हाथ पैर जोड़ दिए गए थे, यानी कि उसका धड़ मिसिंग था और माथे पर एक सिंबल भी बना हुआ था। अब ये नजारा देखकर सभी लोगों की रूह कांप जाती है और जो ये सिंबल है हमने शुरुआत में भी देखा था, यानी कि रुक्मणी के उस बंकर के अंदर। अब विक्रम और प्रमोद जो होते हैं वो साइट को क्लियर करके थोड़ी बहुत तहकीकात करते हैं और बात करते हैं जहाँ पर विक्रम बताता है कि अभिषेक तो दूसरे शहर से आया है। खैर, अब ये दोनों थोड़ी और बात करते हैं और विक्रम को याद आती है कि वो रात जब उसकी माँ वसुधा उर्मिला चाची के साथ पवन को लेकर यहाँ से थोड़ी दूर वरुणा जंगल गई। वहां पर क्या हुआ किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन कुछ समय बाद वहां पर पवन की बॉडी और वसुधा का पर्स मिला था और वो गायब हो गई और उस पर्स के अंदर था एक कॉइन जिसके ऊपर वही सेम सिंबल बना हुआ था, यानी कि ये सब कुछ आपस में कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। विक्रम आगे कहता है कि शायद से उसके पिता ने माँ को अच्छे से नहीं ढूंढा क्योंकि उसको आज भी लगता है कि उसकी माँ जिंदा है और कहीं ना कहीं मौजूद है। प्रमोद उससे कहता है कि ये कॉइन बहुत बड़ा क्लू हो सकता है, हमें उसकी माँ को ढूंढना चाहिए। नाउ कमिंग बैक टू अनन्या, तो अनन्या का हस्बैंड पैरालाइज्ड है और उसके पीछे भी उसी का हाथ है। उसने ही ऐसा करके रखा है क्योंकि वो पावर में रहना चाहती है। खैर, अब वो सुजय और विजय को रास्ते से हटाना चाहती है जिसके चलते वो उन दोनों को अरेस्ट करवाती है और एक अफवाह पहुंचवाती है उनके तीसरे भाई बंटी के पास कि आज उनका एनकाउंटर होने वाला है। बंटी जो होता है वो दिमाग से थोड़ा उल्टा है, तो वो पुलिस के व्हीकल पर ही अटैक कर देता है जिसमें एक कांस्टेबल की जान चली जाती है। अब अनन्या इसके बारे में मंत्री जी से बात करती है और उनको दबे शब्दों में धमकाती भी है कि अभिषेक ने जो फोटो ली थी वो उसके पास है और बाकी का डेटा वो ऑलरेडी हटवा चुकी है। और रही बात यादव भाइयों की, तो उनके खिलाफ भी पूरे सबूत है उसके पास। मीनवाइल विक्रम को ये पता चलता है कि अभिषेक यहाँ का लोकल था और उसके घर भी यहीं पर है जहाँ उसकी बीवी रहती है और वहां पर वो उसे मिलने जाता है। यहाँ उसको पता लगता है कि अभिषेक का बचपन का नाम असल में बबलू था और उसे तभी क्लिक होता है कि उर्मिला चाची के बेटे का नाम भी तो बबलू ही था। तो उसका दिमाग घूम जाता है क्योंकि अभिषेक तो उसके ही बचपन का दोस्त बबलू है, तो फिर उसने अपनी असली पहचान उससे क्यों छुपाई। अब उसे एक ख्याल आता है और वो उर्मिला चाची के घर जाने का प्लान बनाता है क्योंकि जब वसुधा यानी कि उसकी माँ गायब हुई थी उसी दौरान उर्मिला चाची, नीरज चाचा और बबलू भी कहीं चले गए। अब इसी बीच अनन्या भी मिलती है उससे, जो कि असल में कविता, जो उसकी लव इंटरेस्ट है, उसकी बड़ी बहन है।
और वो दोनों कविता के बारे में थोड़ी बहुत बात करते हैं कि उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं। खैर, अब हम देखते हैं सीबीआई हेडक्वार्टर्स के अंदर रिया थॉमस नाम की एक ऑफिसर को, जो कि अभिषेक वाले केस पर काम कर रही थी और वो सारे एंगल्स को स्टडी कर चुकी है। रिया को अभी अचानक से कुछ विजन्स आने लगते हैं जिनके अंदर वो खुद को घायल दिखती है। खैर, अब वो अपने सीनियर से बात करती है जहाँ पर इस केस के अंदर कुछ तो बड़ा हुआ है और वो अब फील्ड टास्क करना चाहती थी, इस केस को लीड करना चाहती थी। लेकिन उसके सीनियर्स उसके लिए काफी परेशान होते हैं क्योंकि वो 2 साल से अपने आप को एक ट्रॉमा से हील करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो उसमें नाकाम रहती है। उसे आज भी एक छोटी बच्ची के विजन्स परेशान करते हैं, हर्ट करते हैं, जिसके साथ कुछ तो गलत हुआ था। मीनवाइल चरणदासपुर के अंदर विक्रम और प्रमोद उर्मिला के घर जाते हैं, जहाँ पर विक्रम ने अपने बचपन बिताया था, क्योंकि उर्मिला चाची उसके परिवार जैसी थी और बबलू उसके भाई जैसा था। अब यहाँ चेक करने पर उनको एक रूम के अंदर अभिषेक का कैमरा और खून के दाग मिलते हैं और इसी कमरे के विंडो की सीधी नाक पर वो नदी बहती है। मतलब कि अभिषेक के साथ जो कुछ भी हुआ था वो इसी रूम के अंदर हुआ था। खैर, अब यहाँ पर प्रमोद ये सवाल करता है कि आखिरकार अभिषेक का जो धड़ है वो कहाँ चला गया। और तभी अचानक से हम एक सीक्रेट चेंबर में पहुंच जाते हैं जहां पर अभिषेक का धड़ रखा हुआ था, वो भी अयस्की यंत्र के सामने। कहानी अब यहाँ से 20 साल पीछे चली जाती है, जब उर्मिला के साथ वसुधा पवन को बचाने के लिए जंगल आई थी और यहाँ पर वो एक सीक्रेट फैसिलिटी के अंदर आई थी। ये सीक्रेट फैसिलिटी और कुछ नहीं, अयस्कियों का बेस था। अब यहाँ वो एक आदमी या फिर ये कहे कि कल्ट के बाबा वैतरणी से मिलती है, जिसकी आंखों के पास उसका आधा चेहरा जला हुआ था। वैतरणी अयस्की यंत्र के साथ था और वसुधा कहती है कि उसे वरदान चाहिए। वैतरणी कहता है कि वरदान का मोल चुकाना हो और वो उस सिक्के को यंत्र में डाल देती है। जैसे कि यंत्र एक्टिव हो जाता है और वो अपना अंगूठा यंत्र में डाल देती है और यंत्र में अंगूठा डालने के लिए एक स्पेस बना हुआ होता है। बेसिकली ये एक मशीन था, मतलब कि ये मशीन का एक की एलिमेंट था जो हमें वरदान पाने के लिए हमारा अंगूठा उसमें डालना कंपलसरी है। वो ये बोलती है कि उसे वरदान में उसका बेटा बिल्कुल ठीक चाहिए और वैतरणी यंत्र का लिवर पुल कर देता है, जिसके साथ ही वसुधा का अंगूठा कट जाता है और वैतरणी ये कहता है कि वरदान प्राप्त हुआ। तभी अचानक से हम नोटिस करते हैं कि वहाँ पे एक एनर्जी, बहुत ही ज़्यादा हैवी एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि उसने जो वरदान मांगा है वो सही से पूरा हुआ भी है या नहीं, जिसके साथ ही हमारा पहला एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। दूसरा एपिसोड शुरू होता है 7 साल पहले सुजय और विजय यादव से, जो कि एक बाहुबली से छुपकर जंगल में रह रहे थे। अब एक दिन होता ये है कि विजय खाना लेने बाहर जाता है, जिसे बाहुबली के लोग देख लेते हैं और उसे मारने के लिए उसका पीछा करने लगते हैं। अब उनकी माँ को इस बात की खबर मिल गई थी, तो वो एक मिस्टीरियस लेडी से मिलती है और उन्हें अपने बच्चों की जान बचाने के लिए भी बोलती है। वो लेडी उनसे कहती है कि ये वरदान आपको मिल जाएगा, बस इसका मोल चुकाना होगा, और वही सेम सिंबल वाला सिक्का उसे दे दिया जाता है। मिस्टीरियस लेडी द्वारा दिए गए सिक्के में भी वही सिंबल होता है जो अभिषेक के माथे पर बना हुआ है। अब माँ जो होती है वो जंगल में अयस्कियों के बेस ऊपर जाती है, जहाँ पर उन्हें वैतरणी मिलता है और वो उसे वरदान का बोलती है और वही सेम प्रोसेस करता है, जिसके अंदर सिक्का यंत्र में डालो, अंगूठा अंदर डालो और वरदान मांगो। और वरदान में वो अपने बच्चों की जान और सलामती की इच्छा करती है और दुश्मनों का सर्वनाश मांगती है। वैतरणी लिवर पुल करता है, जिससे कि अंगूठा कट जाता है और वरदान प्राप्त हो जाता है और सिक्का भी बाहर आ जाता है, जो कि वो वापस लेने के लिए बोलता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब सिक्का अंदर डाला जाता है तब सिक्के के एक ही तरफ वो सिंबल बना हुआ होता है, लेकिन जब सिक्का बाहर आता है तब सिक्के के दोनों तरफ वो सिंबल बन जाया करता है। मीनवाइल हम सुजय और विजय को देखते हैं, जिनको लोग घेर लेते हैं और मारने ही वाले थे कि अचानक से वहाँ पर ढेर सारी मधुमक्खियाँ अपने आप ही आ जाती है और लोगों को काटने लगती है, लेकिन इन दोनों भाइयों को कुछ भी नहीं करती। इससे सुजय को भी थोड़ा हैरान सुजय भी थोड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि आज सुबह ही उसको एक मधुमक्खी ने काट लिया था। अब इस चीज का फायदा उठाकर दोनों सबको खत्म कर देते हैं। वहीं पर हम बाहुबली को देखते हैं, जो कि अचानक से ही हार्ट अटैक से मर जाता है और सीन यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। यहाँ इन सब चीजों से एक बात तो कंफर्म थी कि ये अयस्क यंत्र या जो कुछ भी है, यस्क है, वो इच्छाओं को तो पूरी जरूर करता था। प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है कि रिया परमिशन लेकर फाइनली इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए चरणदासपुर आ चुकी है और
करके उसका ऑफिस दिखाता है कि जो एक स्कूल के अंदर ही सेटअप करा गया था। वो चार्जशीट माँगती है और अभी से प्रमोद उसके अंदर काम करेगा और कुछ दिन वो घर भी नहीं जा सकता। दूसरी ओर हम विक्रम को देखते हैं, तो अभिषेक की वाइफ से एज़ अ इंश्योरेंस कंपनी एम्प्लॉय मिलता है और बहाने से ये पता कर लेता है कि उर्मिला आज भी ज़िंदा है और अपने भाई के घर रहती है। बस उसकी हालत ठीक नहीं रहती और वो उसको एड्रेस लेकर वहाँ से निकल जाता है। यानी कि उनकी चाची जो है वो आज भी जिंदा है। खैर, हम सुजय और विजय की माँ को देख पाते हैं कि जो फिर से उसी मिस्टीरियस लेडी के पास गई थी और उनसे हेल्प मांगती है। वो लेडी फिर से उनको वही सिक्का सौंपती है और कहती है कि फिर से उसको मोल चुकाना पड़ेगा। वो सुजय और विजय को इस वरदान के बारे में बताती है, लेकिन विजय को तो इस बातों पर भरोसा था ही नहीं। वो तो सिर्फ अनन्या को अपने रास्ते से हटाना चाहता था। हालांकि सुजय को वरदान पर पूरा भरोसा था, क्योंकि उसने फील किया था कि उस दिन मधुमक्खियां उन लोगों को सिर्फ बचाने के लिए ही आई थी। अब सीन रिया की तरफ वापस आ जाता है, जो कि प्रमोद से पूछती है कि अभिषेक का जो लैपटॉप है उसकी फोटोज कहाँ गई, जिस पर वो कहता है कि अनन्या ने सबसे पहले वो फोटोज भेजी थी और जब अभिषेक का सामान यहाँ पर आया था तभी सारी फोटोज उसमें से हट चुकी थी। रिया ने अनन्या से फॉर्मल टॉक करने के लिए उसके घर जाती है और अनन्या पहले तो मना कर देती है, लेकिन रिया के इंसिस्ट करने पर एक्चुअली रिया उसकी कार में जाकर ही बैठ जाती है और उसके पीए को बोलती है कि वो दूसरी कार से आई। यहाँ पर वो अनन्या से बोलती है कि अभिषेक को आखिरी कॉल उसके ही घर से गया था। 3 महीने पहले उसका पीए भी उससे मिला था, जिस पर अनन्या बोलती है कि वो एक प्रेस फोटोग्राफर है और कैंपेन के लिए उसने उसको हायर किया था। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। अब ये दोनों आपस में बात कर ही रहे थे, तब ड्राइवर उनके एक खाली रास्ते पर ले जाता है, क्योंकि जो विजय यादव था उसने उसकी बेटी को किडनैप करने की धमकी दी थी। यानी कि ड्राइवर यहाँ पर मजबूरी में ऐसा कर रहा है। यहाँ विजय और उसके गुंडे एक जगह पर अनन्या और उसकी कार पर अटैक कर देते हैं, लेकिन रिया उसने उनको नहीं पता था कि उसके साथ रिया भी है, तो रिया सबको पीट देती है। लेकिन उसे उस बच्ची के विजन वहां भी हॉन्ट करने लगते हैं और एक गुंडा कहीं से आकर उसके सिर पे वार कर देता है, जिससे रिया बेहोश होकर वहां पर गिर जाती है। और इन सब होने में अनन्या जो होती है वो वहां से बचकर भाग जाती है। फिर सुजय यादव वहां पर आता है और विजय पर गुस्सा करने लगता है कि अब उसने ये क्या किया, क्योंकि अब उनको जबरदस्ती उस वरदान का ही सहारा लेना पड़ेगा। है, अब रिया को गाड़ी की डिक्की में डाल के वो लोग वरुणा के जंगल के लिए निकल जाते हैं और रास्ते में सुजय अपने एक आदमी को पैसे देकर तैयार करता है कि वो अपना अंगूठा दे दे। दूसरी ओर विक्रम उर्मिला से मिलता है, जो अब पागल हो चुकी थी, उसको कुछ सुध बुध भी नहीं रहती थी। लेकिन विक्रम वसुधा का नाम बताता है, उसकी आवाज जो कि उसके फोन में रिकॉर्ड की गई थी वो उसको सुनाता है। तभी उर्मिला थोड़ी होश में आती है और वरदान वाली बात बताती है और तभी विक्रम भी उस जंगल के लिए निकल जाता है। मीनवाइल सुजय और विजय के बिहाफ पर उनका जो नौकर था वरदान मांगता है और वरदान पूरा होते ही वो लोग वैतरणी को ही शूट करने के लिए तैयार थे। लेकिन वैतरणी जो होता है वो बिल्कुल भी उनसे डरा हुआ नहीं था, वो बस सिर्फ एक स्माइल करता है। और अब तभी अयस्थियों के कल्ट का एक योद्धा वहां पर आकर उन दोनों भाइयों पर हमला कर देता है। यहाँ पर एक स्मोक भी फेंकी जाती है, जिसमें सुजय और विजय जो होते हैं वो दोनों की बॉडी एकदम स्टिफ हो गई थी, मतलब वो जम गए थे दोनों। और ये जो योद्धा होता है एक एक करके उन दोनों के हाथ काट देता है, फिर गला काट के उनको वहीं पर समाप्त कर देता है। यानी कि यहाँ पर उनका जो वरदान था वो पूरा उल्टा ही पड़ गया था। अब थोड़ी देर बाद योद्धा जो होता है वो नौकर के पास जाता है, लेकिन उसका अंगूठा कटा हुआ देखकर वो उसे छोड़ देता है। यहाँ पर सुजय और विजय के खत्म होने की वजह हमको पता चलती है कि सबसे पहले तो ये कि उन्होंने वैतरणी को मारना चाहा, और दूसरा ये कि उसका वरदान जो था वो उनको चाहिए था, लेकिन उन्होंने मोल अपने नौकर के पास से चुकवाया। यानी कि बेसिकली यहाँ पे ये था कि वरदान जिसको चाहिए होगा उसका मोल भी वही चुकाएगा, या फिर उसके परिवार का कोई इंसान। और यानी कि सिंपल सी बात है, जिसको वरदान मिलेगा मोल भी वही चुकाएगा। खैर, थोड़ी देर के बाद विक्रम वहां पर पहुंचता है और रिया की हलचल करने की आवाज उसको डिक्की में से आती है और वो उसको बाहर निकालता है। खैर, अब ये लोग देखते हैं कि सुजय और विजय जो है वो लोग जलते हुए एक सिंबल के बीच में पड़े हुए थे, जिसके साथ ही हमारा दूसरा एपिसोड भी यहाँ पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 की शुरुआत होती है कैवल्य शास्त्री जी और उनकी पत्नी से, जो कि सुबह सुबह पूजा पाठ करने के लिए तैयार होते थे। लेकिन आज शास्त्री जी को मृत्यु का साया दिखाई दे रहा था, जैसे कि वो बहुत परेशान हो जाते हैं कि क्या अमंगल होने वाला है। लेकिन मृत्यु आने वाली है
कैसी मृत्यु आने वाली है और फिर यहीं पर शिफ्ट हो जाता है। कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आती है जहाँ पर विक्रम बाकी पुलिस टीम के साथ उसी बेस को चेक कर रहा था, लेकिन एक रात पहले तक जो केस चमक रहा होता है, यानी कि जो फंक्शन में था, अब वो अचानक से खंडर जैसा बन गया था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे चलाने के लिए कुछ खास चीजें चाहिए थी, यानी कि वरदान मांगने के लिए सिक्का और अंगूठा। सबसे बड़ी बात कि आप शुरुआत से एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि ये मशीन टाइप जो भी चीज है वो बहुत बड़ी भी हो जाती है और बहुत छोटी भी हो जाती है। तो ये चीज अपने आप ही हुआ करती थी। अब जैसे कि यहाँ पर आईएएस वगैरह को जब बनाने की बात, उसको जिंदा करने की बात आती थी, तब ये चीज जो होती थी, वो जो मशीन काफी बड़ी हो जाया करती थी। और जब ये वरदान वाली चीज हुआ करती थी, वरदान पूरा करने की चीज हुआ करती थी, तब ये बहुत छोटी हो जाती थी और उसमें एक लीवर भी हुआ करता था। है, अब विक्रम जो होता है अंदर जाता है और यहाँ पर टॉर्च भी काम नहीं कर रही होती, इवन कैमरे का फ्लैश तक काम नहीं कर रहे थे, यानी कि यहाँ पर एनर्जी का काफी खतरनाक मैनिपुलेशन हो रहा था। यहाँ पर उसे खाली यस की वो छाप मिलती है, जिसके बीच में वो मनी लगाने की जगह थी। अब दूसरी ओर रिया जो होती है वो अनन्या, नौकर बिरजू, जो जिसने विजय और सुजय के बदले में वरदान लिया था, वो और खुद विक्रम को इंटरोगेशन के लिए बुलाती है। यहाँ वो अनन्या से कहती है कि उसने रिया को वहां पे अकेला छोड़ दिया ताकि और पुलिस को भी उसने बहुत ही लेट इन्फॉर्म किया ताकि विजय और सुजय उसको मार दे और अनन्या को पॉलिटिकल करियर में फायदा मिले। और बिरजू से उस रात की कहानी पूछती है कि वहां पे हुआ क्या था, तो वो वरदान वाली बात बताता है और सिक्के के बारे में भी बोलता है कि अंदर में जाने पर उसके एक साइड सिंबल था, लेकिन बाहर आने पर दूसरी साइड सिंबल आ चुका था, वगैरह वगैरह। विक्रम भी उसे सच बताता है कि उसकी माँ बहुत साल पहले वहां पे गायब हो चुकी थी, जिनको वो ढूंढ रहा था। और वो अपनी माँ के उसके पास से जो सिक्का मिला था उस पर भी जो सिंबल था वो, और अभिषेक के माथे पर भी वही सिंबल था। इसी के लिए अब उसने वापस अपनी माँ को या फिर इस केस के बारे में दिलचस्पी दिखाई थी। अब रिया को वो एक ऑफर देता है कि वो अपनी माँ का पता लगाएगा और वो अपना केस सॉल्व करती रहेगी। इसमें वो दोनों साथ में काम कर सकते हैं और रिया को भी ये आइडिया काफी हद तक ठीक लगता है। हालांकि यहाँ पर वो सस्पेंड हो चुका है, लेकिन अल्टीमेटली वो है तो एक पुलिस ऑफिसर ही। खैर, अब इसी बीच उसे मिलने शास्त्री जी आते हैं और वो उनसे बात करने लगते हैं। अब शास्त्री जी विस्तार से बताते हैं कि वो छाया उपासक है, मीन्स वो शैडो रीडर है और सबकी अलग अलग छाया होती है। और आज उनके उनके घर पे जो छाया उनको दिखती, वो मृत्यु की छाया दिखाई देती, लेकिन वो अकेली नहीं थी। अपने साथ वो आखिरी मृत्यु जो हुई थी उसका अंश लेके आई थी, जो थी नाइट जैस्मीन की खुशबू। और ये स्मेल ढूंढते ढूंढते वो वरुणा के जंगल गए थे, जहाँ पर एक खास जैस्मीन, नाइट जैस्मीन, जो खास करके नाइट में रात को ही उगते हैं वो फूल, उन्हें वही जंगल में मिलता है। तो वो उसका पीछा कर, खुशबू का पीछा करते करते वही ढूंढने गए थे। और वहाँ उनको ऐसा फील हुआ कि जो मृत्यु की छाया थी वो उनको ललकार रही थी। वो आगे ये बताते हैं कि उनके फ्रेंड है जिमी खान ने अभी तक जितनी भी मौत हुई उनको स्टडी करके ये बोला है कि अभी जो एक आगे अब जो मौत होने वाली है वो एक शौनक की मौत होगी, मतलब कि गुरु की मृत्यु होने वाली है। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो खुद एक गुरु है, लेकिन वो मृत्यु से डरते नहीं है, पर वो जो अभी जो सब हो रहा है उसके पीछे की सच्चाई को वो उजागर करना चाहते हैं। लेकिन इतने में ही उनकी वाइफ वहां पर अचानक से आ जाती है और वो बोलने लगती है कि अमृत को खाना खिलाना है, आप हमारे साथ चलिए, वो हमारे बिना खाता भी नहीं है। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि शास्त्री जी की जो बीवी है उनका नाम है कालिंदी, ताकि आप आगे चल के कंफ्यूजन ना क्रिएट हो कि अब ये कालिंदी कौन है। खैर, अब वो विक्रम को देखते हैं जो जिमी खान के घर जाता है, लेकिन जिमी उससे बात करने के लिए साफ इनकार कर देता है। वो शास्त्री जी को कॉल कर बताता है कि आप बिल्कुल भी ना डरे, आपको कुछ नहीं होगा। तभी हम रिया को देखते हैं तो शास्त्री जी के बारे में आस पड़ोस के लोगों से पता करने की कोशिश कर रही थी। तो वहां पर उसको एक बार्बर से पता चलता है कि उनका एक लौता बेटा अमृत था जो 8 साल पहले मर चुका था। जी हाँ दोस्तों, शास्त्री जी और कालिंदी जी का बेटा 8 साल पहले ही मर चुका था, लेकिन अभी अभी हमने सुबह उसकी वाइफ के मुंह से सुना कि उनके बेटे को खाना खाना है, उनके बिना खाता नहीं, किसी बहाने से अपने पति को अपने साथ ले गई थी। है, अब वो बिरजू के घर जाती है, जहाँ पर आस पड़ोस के लोग बहुत ही ज्यादा ढोल बजा रहे थे और खुशी से नाच रहे थे। और क्योंकि
यहाँ पर वहाँ जाने के बाद हमको पता चलता है कि बिरजू का बेटा जो 5 साल पहले खो चुका था, वो चमत्कारिक रूप से एकदम से वापस आ गया था। और अब वो बिरजू से बात करती है, तो हमको फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि बिरजू ने जब सुजय और विजय के कहने पर वरदान मांगा था, तो उसने यही वरदान मांगा था कि उसका खोया हुआ बेटा खोया हुआ बेटा जो है उसका, वो वापस आ जाए। और तभी उसका अंगूठा कटा हुआ था। अब रिया जो कहती है उसको कि तू मुझे कातिल के बारे में बता, वरना मैं तुम्हारे बेटे को तुमसे वापस से दूर कर दूंगी। और वो बताता है कि उसने कातिल का चेहरा तो नहीं देखा है, लेकिन उसके हाथ में एक बहुत ही प्राचीन तलवार थी। शास्त्री जी ने भी रिया को यही सेम बात बताई थी, और वो वहां से सीता शास्त्री जी को मिलने के लिए उनके घर लेकर जाती है। इसलिए उसको कहीं ना कहीं आइडिया था कि यहाँ पर क्या हो रहा है। अब इसी बीच हम विक्रम को देखते हैं, जिसने जिसने जिसको अनन्या ने अपने साथ अपने आप को मिलने के लिए बुलाया था, क्योंकि वो एक होटल में छिपकर अपने हस्बैंड पर स्पाई कर रही थी। जो उसको धोखा दे रहा था, यस दोस्तों, उसका जो हस्बैंड है वो अब बिल्कुल भी पैरालाइज नहीं था। वो उसको धोखा दे रहा था, और सबसे शॉकिंग बात कि वो उसको चीट भी कर रहा था। और इलेक्शन में वो अपनी ही पत्नी का पत्ता काटकर खुद जीतना चाहता था। यानी कि दोनों ही पति पत्नी में यहाँ पर काफी घमासान युद्ध चल रहा था। विक्रम उससे एक हेल्प मांगता है कि वो जिमी के घर की लाइट जुड़वा दे, जो कि महीनों से बिल ना भरने की वजह से कट गई थी। अब वो जिमी के पास जाता है और जिमी उसको ये बताता है कि उसके ग्रैंडफादर के पास कुछ नोट्स मिले थे, जिन्होंने 1952 में यहाँ पर हुई मौतों को स्टडी किया था। यानी कि एक केस के ऊपर रिसर्च करी थी, और हम जानते हैं कि 1952 में यहाँ पर क्या हो रहा था। वही रिया और शास्त्री जी से ये पूछती है कि उन्हें तलवार के बारे में कैसे आइडिया था। तो उन्होंने बोला कि किसी भी प्रबल घटना के बाद छाया कुछ देर तक वहाँ पर रुकती है। उन्होंने उनको ज़्यादातर चीज़ें विजय की जो आत्मा थी उसने बताई थी, क्योंकि आत्मा कहीं नहीं जाती, वो वहीं रह जाती है। जैसे अमृत की उनके बेटे की आत्मा आज भी उनके साथ रहती है, और रिया के साथ एक छोटी सी बच्ची की आत्मा रहती है, जिसको सुनकर रिया एकदम शॉक रह गई थी। और आपको यहाँ पर ये सब भी समझ में आ रहा होगा कि शास्त्री जी को सारी चीजों के बारे में कैसे आइडिया था। यानी कि वो हर किसी की आत्मा से बातें कर सकते थे और उनको देख सकते थे। अब जीनी ये बताता है कि मर्डर्स किसी मंडल से जुड़े हुए हैं, और ऐसा 1952 में हुआ था। उसके ग्रैंडफादर इस भीड़ के अंदर थे जो अयस्कियों को रोकने गए थे। ये मर्डर्स असल में यश से रिलेटेड है, और अयस्क मंडल से, जिसके अंदर 8 भुजाएं मतलब कि जॉइंट्स होती है, और 8 भुजाओं में 8 सिंबल्स होते हैं। वो नोट्स के जरिए 3 सिंबल्स समझ पाए। अब पहला है त्रिशतिक का धड़, जो कि है अभिषेक, यानी कि जो छुपकर लोगों को देखा करता था, यानी कि उनके फोटोग्राफ वगैरह निकाला करता था। दूसरा है शुभ निशुभ की भुजाएं, मतलब कि सुजय और विजय के हाथ। और एक इंटरेस्टिंग चीज कि शुभ और निशुभ भाई थे, जो कि असुर हुआ करते थे, और दोनों को एक ही वरदान प्राप्त था कि इनको कोई भी नर नहीं मार सकता, चाहे वो इंसान हो या जानवर। उनकी मृत्यु किसी लड़की के हाथों ही हो सकती। खैर, तीसरा था यहाँ पर शनक, यानी कि गुरु का सर, कि जो जो होंगे शास्त्री जी। अब विक्रम कहता है कि ये केस काले जादू का केस लग रहा है, लेकिन जिमी उसे कहता है कि काले जादू वाले ऐसी मशीन नहीं बना पाते जिसका यहाँ पर ब्लूप्रिंट है, मीन्स आईएससी यंत्र का। और हम यहाँ देख पाते हैं कि शास्त्री जी को उनकी मृत्यु की छाया जो होती है वो फिर से उनके घर में दिखाई देती है, और उनको एकदम से हार्ट अटैक आ जाता है। और रिया उनकी हेल्प करने जब भी जाती है और वो कालिंदी को ढूंढती है, तो उसको कालिंदी की सरकटी लाश उसी के घर में मिलती है। मतलब कि शौनक असल में उनकी वाइफ थी कालिंदी, न कि शास्त्री जी। और इसी के साथ हमारा तीसरा एपिसोड भी यहाँ पर खत्म होता है। चौथा एपिसोड शुरू होता है विक्रम और कविता को दिखाते हुए, जो कि एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे और जल्दी शादी करने वाले थे। इस एपिसोड की शुरुआत में हम ये समझेंगे कि इन दोनों के साथ आखिर हुआ क्या था। अब विक्रम को एक जर्नलिस्ट एक पार्सल बेचता है, जिसके अंदर एक कंपनी का डेटा था, और कविता खुद भी एक जर्नलिस्ट थी, तो वो पता लगा लेती है कि ये एक पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड $multi-million स्कैम है। और आयरनी भी तो देखो, अनन्या जो कि कविता की ही बड़ी बहन है, वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर काम करती है। अब विक्रम कविता को मना करता है कि वो ये स्टोरी कवर ना करे, क्योंकि जिस प्रेस रिपोर्टर ने उसको ये पार्सल भेजा था, जिस जर्नलिस्ट ने उसको ये पार्सल भेजा था, अब वो जिंदा नहीं बचा। सेम नाइट विक्रम
जो होता है वो बाहर सेम नाइट विक्रम जो होता है उसी उस वो कहीं बाहर जा रहा होता है, तब उस पर हमला होता है और उसी बीच कविता उसको बचाने की कोशिश करती है, तो उसको उसके सर पर बहुत गहरी चोट लगती है, क्योंकि किसी ने उसे आयरन रॉड से मारा था और वो कोमा में चली जाती है। और उसी वजह से विक्रम काफी ज्यादा दुखी रहता है, और वो हर रोज वीडियो कॉल करके उसका हालचाल पूछता रहता है। खैर, अब शास्त्री जी के घर पर आते हैं, जहाँ पर रिया एक क्राइम सीन दिखाती है विक्रम को, और एक टैबलेट भी दिखाती है, जहाँ पर वो कहती है कि इस टैबलेट से बॉडी स्टिफ हो जाती है, यानी कि अकड़ जाती है। और अब वो रिया को अब विक्रम जो है वो रिया को मंडला यानी कि मंडल के बारे में बताता है कि ये जो सारे मर्डर्स है वो अयस्क मंडल के अंदर हो रहे हैं। अब इन लोगों को शास्त्री जी की वाइफ यानी कि कालिंदी के क्लोजेट के अंदर एक सीक्रेट चैम्बर भी मिलता है, जिसमें अयस्क मंडल के आर्ट सिंबल और कुछ कॉइन्स रखे हुए मिलते हैं, यानी कि वो इनसे ही जुड़ी हुई थी, यानी कि अयस्क के उसे वो जुड़ी हुई थी। अगले सीन में वो जिमी से मिलते हैं और ये कहते हैं कि शास्त्री जी की वाइफ जो है कालिंदी असल में उसी ग्रुप के जो लोग हैं यानी कि अयस्क के उनकी गुरु थी। अब वो आगे बात करते हैं कि सिम्बॉल्स के अंदर आखिर है क्या। तो पहले के अंदर तो दृश्य का धड़, मतलब कि चीजों को छुप कर देखने वाला फोटोग्राफर जो हमारा अक्षय था। उसके बाद जो है अभिषेक था, सॉरी। दूसरा है शुंभ निशुंभ की भुजाएं, मतलब कि आर्म्स ऑफ डीमन ब्रदर, यानी कि असुरों की भुजाएं। और तीसरा था शौनक, जो कि कालिंदी जी का जो सर था वो। अब रेहा कहती है कि शास्त्री जी की वाइफ कालिंदी ने खुद को सेक्रीफाइस करवाया है, क्योंकि जब हमारी जो रिया है उन्होंने जब कालिंदी जी की बॉडी देखी थी, तब वो योग मुद्रा में बैठी हुई थी, मतलब कि उनके साथ कोई जबरदस्ती नहीं हुई थी, उन्होंने अपने खुद की मर्जी से अपना सर कटवाया था। अब जिमी आगे कहता है कि ये प्राचीन यंत्र है, ऊर्जा यानी कि एनर्जी के रिलेटेड है। और हमें हमें भी पता है कि पुराने जमाने में भगवान की या फिर डेमन्स की मूर्तियां जब नहीं हुआ करती थी, तब लोग भगवानों को, डीमन को ऐसे ही यंत्रों की मदद से पूजा करते थे, वो यंत्र को ही भगवान मान के उनकी पूजा करते थे। बाकी बात रही इस मशीन के बारे में, तो इस मशीन के अंदर कॉइन डालो, थम डालो और वरदान मिले। सालों पहले वसुधा ने वरदान मांगा था, लेकिन उसका बेटा बच नहीं पाया। लेकिन अभी बिरजू ने वरदान मांगा, तो उसके बेटे को जो 5 साल पहले खो गया था उसको लौटा दिया गया। खैर, अब रेहा जो है जिमी को टास्क देती है कि वो सारे सिंबल को डिकोड करे और उसके बारे में उसे बताए। अब वो प्रमोद से मिलता है और वो टैबलेट क्राइम सीन से चुरा लाया था, और वो प्रमोद को बोलता है कि हमको पता लगाना होगा कि ये टैबलेट्स जो है वो मिलती कहाँ पर है। अगर उनको ये पता चल गया कि ये टैबलेट्स कहाँ पे मिलते हैं, तो वो लोग इन सब स्कैंडल में कौन कौन जुड़ा हुआ है तो आसानी से पकड़ पाएंगे। अब इसी बीच जो जिम है वो अगला सिंबल डिकोड कर लेता है, जिसमें था एक राजकुमारी का चेहरा, और ये बात विक्रम को बताता है, जो कि अनन्या के लिए बहुत परेशान होता है, क्योंकि कविता ने उसको कभी बता के रखा था कि वो लोग, उनकी माँ जो है कहीं राजघराने से बिलोंग करती है। अब शाम को दोनों बात करते हैं, जहाँ पर हमको पता चलता है कि विक्रम 8 साल पहले अनन्या से मिला था और 4 साल बाद कविता से मिला था। अनन्या विक्रम को पहले से ही प्यार करती थी, लेकिन वो कभी बता नहीं पाई। लेकिन उसी बात में दोनों बहक जाते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं, लेकिन विक्रम खुद को रोक लेता है, क्योंकि वो कविता से बहुत ज्यादा प्यार करता था। तभी दूसरी ओर रिया अभिषेक की वाइफ से मिलती है। ये बताती है कि अभिषेक का किसी पुलिस ऑफिसर की वाइफ से अफेयर हो गया था, और वो ऑफिसर उसे एनकाउंटर में खत्म करने वाला था। लेकिन फिर अचानक से अभिषेक गायब हो गया, और इसी बीच वो ऑफिसर एक हादसे में मारा गया। अब अभिषेक वापस आया तो उसका थंब कटा हुआ था, और ये चीज शुरुआत में विक्रम ने भी नोटिस करी, यानी कि उसने भी कोई ना कोई वरदान जरूर मांगा होगा। लेकिन वो काफी खुश था और वो उसको बोल रहा था कि मुझे वरदान मिल चुका है, अब मेरे सारे दुश्मन खत्म हो जाएंगे। खैर, अब रिया जो होती है वो कॉइन के बारे में पूछती है, क्योंकि वही जो कॉइन है वही सारी चीजों से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ था। तो वो उसे वो कॉइन देती है, जो कि कुछ फोटोग्राफ के पीछे और फोटोज की शास्त्री जी की वाइफ की लोकेशन पर, यानी कि कालिंदी है। दूसरी ओर अनन्या पर कोई हमला कर देता है, लेकिन विक्रम इसको बचा लेता है, और ये अटैक बंटी ने किया था।
अब विक्रम सोच में पड़ जाता है कि अगर अनन्या के ऊपर इस कलर के किसी भी मेंबर ने हमला नहीं करवाया है तो राजकुमारी की जो बात कर रही है वो असल में है कौन। यानी कि किसी राजकुमारी की जान जरूर खतरे में है। मीनवाइल प्रमोद एक लोकेशन पर पहुंचता है जो कि एक बहुत बड़ा दवाखाना हुआ करता था। ये लोकेशन रिया को मिली फोटोज के अंदर मौजूद था जहां पर कालिंदी की तस्वीर थी। वो अंदर जाता है और थोड़ी ही देर बाद वहां पर रिया आ जाती है और वो एक योद्धा लड़की का चेहरा काट कर अलग कर रही थी उसको देख लेती है। ये योद्धा असल में एक लड़की थी जो मैंने आपको बताया था कि शुभ निशुम का वध सिर्फ एक लड़की ही कर सकती है। तो अब हमको समझ आएगा कि सुजय और विजय को क्यों एक लड़की ने मारा था, क्योंकि यही तो टेल थी बहुत टाइम पहले से चलती आ रही थी। यानी कि शुभ निशुम का जो वध है खाली एक लेडी ही कर सकती थी, यानी कि योद्धा एक लड़की थी। अब रेहा उससे लड़ती है लेकिन वो बचकर भाग जाती है। रेहा को प्रमोद की लाश मिलती है जिसे उस लड़की ने मारकर उसको प्रमोद को मार दिया था। वही रिया अपने ऑफिसर से बात करती है जो कि ये कहता है कि पहले शनक का सर गया अब राजकुमारी का चेहरा, लेकिन ये राजकुमारी आखिर है कौन। और वहीं पर एक फैसिलिटी के अंदर कुछ लोग ये सारी चीजें यानी कि धड़ सर हाथ और सिर पर हाथ सबको सिलकर जोड़ा हुआ जोड़ रहे थे, जिसके साथ ही चौथा एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी इस सीरीज की पहले 4 एपिसोड की एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सीरीज अब तक की ये सीरीज इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो जल्द से जल्द वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि जल्दी से आने वाले हैं बाकी के 4 एपिसोड भी जो कि काफी इंटरेस्टिंग होंगे और एंडिंग भी इस सीरीज की बहुत ज्यादा खतरनाक है। आपको देखने में भी काफी मजा आएगा। मैंने काफी सारी चीजें बहुत ही डिटेल्स में एक्सप्लेन भी की है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना ताकि पार्ट 2 की वीडियो आपके पास जल्द से जल्द तक पहुंच जाए। तो मैं आप सबको मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे स्कूट, बाय।